So before we go ahead to the next topic, we will have a very quick recap of what we have learned in the last session. तो अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वैसे बाय द वे ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इस चैप्टर का नाम आपके जेई नीट के मॉड्यूल्स में है थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री। So the same chapter in your modules is known as thermometry, thermal expansion and calorimetry. And by the way, चैप्टर का नाम ही तुमको बता रहा है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, जिसमें से एक है थर्मोमेट्री। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। So the branch of physics which deals with temperature and its measurement is called as thermometry, and a device that we use to measure temperature is known as thermometer. और हमने कल देखा था कि there are 3 types of thermometer. रिविजन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज कुछ कॉन्सेप्ट हमको लगने वाले हैं जो हमने कल देखे थे। तो वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। अब पहली बात तो ये बताना चाहिए कि थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता है टू मेजर टेम्परेचर। तो देयर आर सम मटेरियल्स जिसके कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर। सो मटेरियल्स whose properties change significantly with change in temperature, such materials can be used to make thermometers, or such materials can be used for the measurement of temperature. तो कोई एक सब्सटेंस होगा जिसके कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगे विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन सीधा बैठो विद चेंज इन टेम्परेचर, तब जाके हम उस प्रॉपर्टी का यूज करके टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो वी हैव सीन देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। Number 1, if you remember, liquid in glass. तो जो liquid in glass type of thermometer होता है, इसमें हम लोग एक लिक्विड यूज करते हैं जस्ट लाइक मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल टू मेजर टेम्परेचर। और इस केस में कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है पता है? वॉल्यूम एक्सपांशन। व्हेन हीटेड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। देन यू हैव कांस्टेंट वॉल्यूम। नाम में ये कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर। तो इस केस में प्रेशर चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो? प्रेशर। उसके बाद था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होता है विद टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस एज अ प्रॉपर्टी टू मेजर टेम्परेचर। तो जो पहला टाइप का थर्मोमीटर है वो लिक्विड मतलब इट्स यूजेस लिक्विड स्टेट टू मेजर टेम्परेचर। दूसरा इट यूजेस गैस, तीसरा इट इज अ सॉलिड स्टेट। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तीनों ही यूज हो गए यहाँ पर टू मेजर टेम्परेचर, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। देन इसके बाद इफ यू रिमेंबर हमने डिफाइन किया था समथिंग कॉल्ड एज आइस पॉइंट, जिसको तुम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हो। तो you are defined something called as ice point or freezing point. Ice point is defined as a temperature at which water freezes into ice, but at standard atmospheric pressure. तो जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन आइस में हुआ उसको क्या बोलते हो? आइस पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था दैट वाज स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स टू स्टीम मतलब वाटर वेपर, राइट, एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हमने देखे थे डिफरेंट स्केल्स of temperature measurement, अब टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो भी हम लोग स्केल्स यूज करते हैं वो स्केल्स इन दोनों पॉइंट्स का यूज करते हैं टू मेजर टेम्परेचर।
तो जो पहला स्केल था, इफ यू रिमेंबर, विच इज कॉल्ड एज डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल अगर आपको याद होगा तो डिग्री सेल्सियस स्केल में जो आइस पॉइंट था, आइस पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग 0 मार्क कर देते हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम लोग 100 मार्क करते हैं। हम लोग मार्क करते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमने ही तो नाम दिया ना, हमने बोला जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल हो जाएगा, मतलब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे 100, राइट। तो सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस टू आइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। तो ये आइस पॉइंट है, दिस इज आइस पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट। और ये जो इंटरवल है बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इसको हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट को बोल देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। गुड। जो सेकेंड स्केल हमने देखा था विच इज कॉल्ड एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल में ये जो आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट, फ़ारेनहाइट स्केल में जो आइस पॉइंट है, इस आइस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना बोलते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स टू आइस इज कॉल्ड इज नंबर्ड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जिस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन, सॉरी वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होता है, तो क्या बोलते हो, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके टोटल 180 पार्ट्स करते हो, 180 इक्वल पार्ट्स, हर एक पार्ट को बोलते हो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना ही है, आइस पॉइंट in degree Celsius scale is 0 and in Fahrenheit scale is 32. Steam point in degree Celsius scale is 100 and in Fahrenheit scale is 212. Ice point और steam point में degree Celsius scale में you have 100 equal parts, each part is 1 degree Celsius, और Fahrenheit scale में ice point और steam point में you have 180 equal parts and each part is 1 degree Fahrenheit. फिर हमने देखा था हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू फ़ारेनहाइट, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैथ्स यूज़ किया था, जस्ट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो रिमेंबर यहाँ पे 2 एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, एक है टेम्परेचर एक्सिस इन डिग्री सेल्सियस स्केल, एक है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। रिमेंबर 0 डिग्री सेल्सियस ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी मैंने 0 बोल दिया तो x की वैल्यू 0 है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस कौन सा एक्सिस पे है, x। डिग्री सेल्सियस कौन से एक्सिस पे है, कौन से एक्सिस पे है, तो अगर x की वैल्यू 0 तो पॉइंट कहाँ आता है, y एक्सिस। तो ये आ गया आपका आइस पॉइंट 32। ये है आइस पॉइंट। सिमिलरली जिस पॉइंट पे वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होगा, मतलब स्टीम पॉइंट, वो स्टीम पॉइंट उसको हमने डिग्री सेल्सियस में कितना नंबर दिया था, 100, और यहाँ पे कितना मार्क किया था, 212। सो दिस इज 100, दिस इज 212, बराबर, ये 0 है इधर। एंड ये जो रिलेशन होता है ये स्ट्रेट लाइन आता है। अब आप बोलोगे कैसे पता स्ट्रेट लाइन आता है, सिंपल सी बात है, 100 डिविजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल करस्पॉन्ड्स टू 180 डिविजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। देखो ये दोनों टेम्परेचर तो सेम ही है ना, इस टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन आइस में हुआ है, इसमें वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हुआ, लेकिन ये टेम्परेचर तो सेम है, सिर्फ एक स्केल में तुमने इसको 0 बोल दिया, इसको इतना बोल दिया 32, 100 बोल दिया, कितना बोल दिया 212, बराबर। मतलब 100 डिविजन्स ऑन द फर्स्ट स्केल करस्पॉन्ड्स टू 180 डिविजन्स ऑन द सेकंड स्केल। इसका मतलब जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वो तो सेम ही रहेगा, 5 और 9 हो गया ना, ये मतलब इक्विवेलेंट है, इक्वल टू नहीं है, 5 इक्वल टू 9, दिस इज मीनिंग इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस में था, इज इक्वल टू 9/5, स्केलिंग की बात कर रहा हूं मैं, फ़ारेनहाइट स्केलिंग। तो इधर का एक डिवीजन और इधर का एक डिवीजन का रिलेशन है। अब एक बात बताओ, ये एक डिवीजन में यहाँ लूँ या यहाँ लूँ या कहीं पे भी लूँ, ये जो स्केलिंग है वो चेंज होने वाला है क्या, नहीं। इसके लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, फिर मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर, one part on degree scale will be 9/5 on Fahrenheit, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन आता है। फिर अगर आपको याद होगा
मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है तो हमको इक्वेशन चाहिए, और हमको देख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। फिर मैंने बोला था कि 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लो। 2 पॉइंट फॉर्म अगर याद होगा तो y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो जिनका मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है उनके लिए 2 पॉइंट फॉर्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूँ। अगर मैं y इंटरसेप्ट जीरो मान लेता हूँ, मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो और इधर मैं y माइनस, अच्छा चलो बता ही देता हूँ। व्हेन यू से कि यू है y इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये लाइन यहाँ से पास होता है, हाँ कि ना? लेकिन हमारा लाइन तो यहाँ से पास हो रहा था कि नहीं? तो ये जो वैल्यू थी ये y1 थी, और ये लाइन जब पीछे एक्सटेंड करूंगा तो कहीं कट कर लेगा, एक्स एक्सिस को करेगा ना कट इंटरसेक्ट, तो वो x1 मान लेते हैं, तो ये y1 और x1। तो बस जब ओरिजिन से लाइन पास नहीं हो तो सिर्फ क्या करना, y मत लिखना, y माइनस y1, m इंटू एक्स मत लिखना, x माइनस x1। तो y माइनस y1 व्हाट इज स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। इसको शिफ्ट करो, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन, तो ये तो 2 पॉइंट फॉर्म है। तो कहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म अलग है, एक ही बात है वो। तो एनीवेज नहीं याद हो तो ये यूज कर लेना फिर। तो चलो अब ठीक है। अब मुझे बताओ y एक्सिस पे तुम क्या प्लॉट कर रहे हो, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, राइट? तो y1 इज दिस वैल्यू, हाउ मच इज दैट, 32। y2 इज 212 माइनस 32। x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, माइनस x1 तो जीरो था, और x2 व्हाट इज x2, 100 माइनस जीरो, तो TF माइनस 32 अपॉन 180 TC बाय 100। गुड। तो ये आ गया आपका 5 सा, ये आ गया 9 सा, तो मिल गया आपको एक इक्वेशन विच विल हेल्प यू टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और वाइस वर्सा। ये मिल गया इक्वेशन। अगर मेरे पास टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा और TC मिल जाएगा। अगर TC दिया होगा तो TC सब्स्टिट्यूट करूँगा, TF मिल जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब नॉर्मली हमको फीवर आता है ना, बुखार, फिर हम लोग मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। वैसे बाय द वे वो थर्मोमीटर जो तुम यूज़ करते हो, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, वो होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसके अंदर एक रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है विद चेंज इन टेम्परेचर। फिर हम बोलते हैं अरे 102 का बुखार है। 102 डिग्री सेल्सियस नहीं, जिंदा ही नहीं रहोगे 102 डिग्री सेल्सियस तक, दैट इज इन फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री में तो पानी बॉयल हो जाता है। तुम्हारे ब्लड में कितना % पानी है, नहीं बता, तो इट इज मैक्सिमम वाटर। तो अगर तुम बोलोगे 102 डिग्री सेल्सियस का बुखार आया, तो माय क्वेश्चन वुड बी लाइक व्हाई आर यू स्टिल अलाइव, यू शुड हैव टेकन अ न्यू बर्थ बाय नाउ। तो एनीवेज दैट इज इन फ़ारेनहाइट, तो वो 102 मतलब फ़ारेनहाइट। तो जब तुम ये कैलकुलेट करोगे ना, तो इट टर्न्स आउट टू बी 38.5। सो 38.5 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 37.5। तो जब तुमको फीवर आया 102 का, मतलब बेसिकली योर बॉडी टेम्परेचर इज जस्ट 1 डिग्री हायर देन नॉर्मल, ओनली 1 डिग्री हायर देन नॉर्मल। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अब इसके आगे अगला स्केल हमको देखना है टू मेजर टेम्परेचर। अच्छा बाय द वे यू नीड टू नो, ये जो डिग्री सेल्सियस स्केल है या जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, दीज आर प्रैक्टिकल स्केल्स दैट आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल वी आल्सो मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल, सम अदर कंट्रीज यूज फ़ारेनहाइट स्केल। लेकिन जो फिजिक्स या फिर साइंस में इन जनरल तुम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हो वो होता है केल्विन में। किस में होता है? तो द थर्ड टाइप ऑफ स्केल इज एब्सोल्यूट स्केल, जो जिसको हम लोग केल्विन स्केल बोलते हैं। तो लॉर्ड केल्विन, ही वाज अ लॉर्ड, यू नो, ही वाज अ लॉर्ड, इसलिए इसको लॉर्ड केल्विन बोलते हैं। राजा महाराजा भी साइंस करते हैं, देखो क्या कमी है उनके पास, क्या कमी थी मतलब, अभी तो नहीं है, बट दे यूज्ड टू स्टडी साइंस आल्सो। तो व्हाट लॉर्ड केल्विन सजेस्टेड, किसी भी बॉडी का मोबाइल फोन अंदर, बैग्स के अंदर,
बैक्स के अंदर किसी भी बॉडी का जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो होता है -273 डिग्रीज अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट -273.15 डिग्री सेल्सियस। बराबर है, दिस इज करेक्ट। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑफ कोर्स ऑन अर्थ, प्लैनेट अर्थ इन जनरल सबसे कम यही होता है। सो द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर of a body is -273.1 डिग्री सेल्सियस। हमने डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री किसको बोला? आइस पॉइंट को। आइस पॉइंट इज दैट टेम्परेचर जहाँ पे वाटर कन्वर्जन आइस में होता है, बट दैट इज नॉट द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी इज 273 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन ने ये सजेस्ट किया कि इसी टेम्परेचर को हम लोग 0 मान लेते हैं। सो दिस टेम्परेचर इज मार्क्ड एज 0। दिस टेम्परेचर is marked as 0 in Kelvin scale। इसका मतलब 0 केल्विन corresponds to how much temperature? -273.15। करेक्ट, बराबर, पक्का पक्का। तो कैपिटल टी, अब याद रखना, एब्सोल्यूट स्केल मतलब केल्विन स्केल, इसमें टेम्परेचर बताते वक्त हमेशा हम लोग कैपिटल टी यूज करते हैं डिफॉल्ट। तो कहीं पे भी कैपिटल टी लिखा होगा तो वो टेम्परेचर कौन से स्केल में है? केल्विन। और ये टीसी है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को किस में ऐड करूंगा? 273, बराबर। व्हाट इज 0 डिग्री सेल्सियस? 273.15 केल्विन। Simple. What is 1 degree Celsius? 274.15. What is 2 degree Celsius? 275.15। और नॉर्मली इसको हम लोग निगलेक्ट कर लेते हैं 0.15 को, तो राउंड ऑफ करके 273 मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन ये है 0.15 के साथ। पक्का पक्का, गुड। अब क्योंकि तीनों टाइप के स्केल्स हमारे कवर हो गए, तो अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो इज, वहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है कि T इक्वल टू पी टी माइनस पी वन अपॉन पी टी माइनस पी वन अपॉन इंटू 100। डिनोमिनेटर में 100 के न्यूमरेटर में 100। हाँ, तो अभी वो क्या पहले वो समझ लेते हैं। तो रिमेंबर, अगर थर्मोमीटर 3 टाइप के मैंने वापस क्यों रिवाइज करवाए? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर यू आर यूजिंग, अभी थर्मोमीटर का काम क्या है वो बताओ। विल इट मेजर टेम्परेचर? यस। तो थर्मोमीटर का पर्पस है टू मेजर टेम्परेचर। अब जो पहले टाइप का थर्मोमीटर था लिक्विड इन ग्लास, वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता है? वॉल्यूम। दूसरा टाइप का क्या यूज करता है? प्रेशर। तीसरे टाइप का क्या यूज करता है? रेजिस्टेंस। इन जनरल अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी है तो वी हैव सम प्रॉपर्टी, इट कैन बी वॉल्यूम, it can be pressure, it can be resistance. So let P1 is the value of property at temperature T1, P2 be the value of the same property at temperature T2. But then Pt is the value of the property, ऐसे इसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं क्योंकि थर्मोमीटर में यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, तो इसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो वॉल्यूम भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टेंस भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सो Pt be the value of property at temperature T। तो अगर मुझे टेम्परेचर T1 की वैल्यू पता है, उस टेम्परेचर T1 पे मुझे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है P1, मुझे T2 की वैल्यू पता है, और मुझे इस T2 टेम्परेचर पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है P2। मुझे अगर एक
किसी और टेम्परेचर T पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है PT, तो टेम्परेचर T कैसे फाइंड होता है, उसका एक इक्वेशन है T इक्वल टू PT माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू 100, है ना ऐसा इक्वेशन। मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि ये एक सिंगल फॉर्मूला तुम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, वो आपके इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर में वैसा क्वेश्चन आएगा, अभी देख लेते हैं उसको। लेट अस से आई हैव अ थर्मोमीटर which uses resistance as a thermometric property, so that is resistance thermometer. Imagine at a temperature of 100 degree, कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 5.4, कितना 5.4, एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री, कितना टेम्परेचर 27 डिग्री, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 4.2, कितना कितना 4.2, कितना 4.2। what will be the value of resistance, what will be the value of resistance, जब मैं उल्टा बोलता हूँ, what will be the temperature at which the resistance is 3.3, कितना 3.3। तो मैंने तुमको क्या बताया, मैंने तुमको पहले ये बताया PT की वैल्यू कितनी है 3.3, P1 की वैल्यू 27 डिग्री पे कितना था रेजिस्टेंस 4.2, P2 मतलब 100 डिग्री पे कितना था रेजिस्टेंस 5.4, टेम्परेचर T1 की वैल्यू कितनी बताई तुमको मैंने 27, क्योंकि अगर मैं 4.2 P1 लिख रहा हूँ तो टेम्परेचर T1 कितना हो गया 27, व्हाट विल बी T2 100, बराबर, गुड। तो तुम्हारे पास ये सारा डेटा है, तुम क्या फाइंड करना है T, कैसे फाइंड करोगे, हाँ पहले तो 3.3 माइनस व्हाट इज P1 4.2 अपॉन P2 कितना था 5.4 माइनस कितना कितना 4.2 इंटू 100, बस जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये केल्विन स्केल में ना टेम्परेचर, हाँ वट एवर इट इज, तो टेम्परेचर तुमको नेगेटिव मिलेगा, गुड। तो ये जो फॉर्मूला है, अभी तो मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई, कभी मैं बोल दूंगा कि प्रेशर की वैल्यू 27 डिग्री पे इतनी है, 100 डिग्री पे उतनी है, और एक किसी टेम्परेचर पे प्रेशर की वैल्यू इज समथिंग गिवन टू यू, फाइंड अ टेम्परेचर, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, गुड, पक्का। तो जनरल फॉर्मूला है, दिस formula is applicable to any type of thermometer using any thermometric property, चाहे प्रेशर यूज कर रहा हो, चाहे वॉल्यूम कर रहा हो, चाहे रेजिस्टेंस यूज कर रहा हो, पक्का पक्का, गुड। तो आ जाते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक पे। क्या अगला टॉपिक, गैस लॉस। हाँ, आइडल गैस लॉस से पहले गैस लॉस आता है। अभी आई एक्सपेक्ट कि तुमको ये गैस लॉस पता होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में अब तक हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। There are 4 important gas laws. Number 1 is Boyle's law. Number 2 is Charles' law. Number 3 is Gay-Lussac's law. Number 4 is Avogadro's law. और इन चारों को कंबाइन करोगे तो बनता है तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन, विच इज आइडियल गैस लॉ। तो ठीक है, पहला है बॉयल्स लॉ। यू नो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? भूल गए। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चलो अब सब यहाँ ध्यान दो, अब इसके बाद पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ध्यान दोगे तो नहीं भूलोगे, इजी है। एज आई टोल्ड यू, मैं कभी कभी ना थोड़ा ज़्यादा बेसिक एक्सटेंड करता हूँ, उसका रीज़न है दैट यू कैन कनेक्ट विद अदर टॉपिक्स ऑल्सो। मैंने कल तुमको बताया था कि सॉलिड का स्टडी करना हो तो सॉलिड का स्टडी करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, मतलब अप्लाइंग फोर्स, देन इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बाय पासिंग करंट, देन थर्मल प्रॉपर्टीज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो सॉलिड का स्टडी करना है तो यू कैन डू दीज 3 थिंग्स टू स्टडी अ सॉलिड। लेकिन जब बात आती है गैस की, तो गैस इज अ गैस, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, उस पर क्या फोर्स लगाओगे तुम, नहीं लगा सकते। तो गैस का स्टडी करना है तो गैस का स्टडी करने के लिए जो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, उसमें से एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर, एक है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री में तुमको वो लगता ही है, लगने ही वाला है। थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ एंट्रोपी। प्रेशर
comes from random motion of gas molecule. इसलिए कल तुमको मैंने बताया था कि internal energy क्या होता है. If you remember, I told you कि all the molecules of gas are in a state of random motion, and gas molecule के बाद mostly अगर वो गैस मोनोटॉमिक गैस है, जैसे इनर्ट गैस होता है हेलियम या फिर अर्गन, तो उसके पास सिर्फ एक ही टाइप का मोशन होता है. कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन. जब एक बॉक्स के अंदर एक गैस है तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे आर बेसिकली मूविंग इन स्ट्रेट लाइंस एंड कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर. तो प्रेशर इज वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट यू कैन यूज टू स्टडी अ गैस. नंबर 2, एवरी गैस ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम. तो सेकेंड पैरामीटर दैट यू कैन यूज टू स्टडी गैस इज वॉल्यूम. तीसरा होता है टेम्परेचर. चौथा होता है एंट्रोपी. तो ये 4 ही पैरामीटर होते हैं टू स्टडी अ गैस. एंट्रोपी इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डर्डनेस. उसको तुम बोलते हो एंट्रोपी ऑफ द गैस. अभी उसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं. फिजिक्स के लिए एंट्रोपी का सिर्फ जेई में 2 बार क्वेश्चन आया था थर्मोडायनामिक्स में, तब का तब बताऊंगा मैं. वो क्वेश्चन भी लेते हैं हम लोग क्लास में. अदरवाइज फिजिक्स के सिलेबस में एंट्रोपी नहीं आता है. देन अगर मुझे गैस को स्टडी करना है तो 3 पैरामीटर बचे हैं मेरे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. अब याद रखना, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. जब मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखना है, किसका? प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा. क्या करूंगा? अब मैं जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर इंक्रीज करता हूं, अब लॉजिकली सोचो. चलो तुम्हारा 12th का थोड़ा बेसिक कवर ही कर लेते हैं. प्रेशर इंक्रीज करना मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे थे किसके साथ? वॉल्स के साथ, और वो दे रहा था तुमको प्रेशर. नाउ इमेजिन मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन है. पिस्टन इज मूवेबल. पिस्टन बताया ना? हाँ, तो पिस्टन इज मूवेबल अप एंड डाउन. नाउ रिमेंबर, अगर मैं पिस्टन को नीचे ले जाता हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना. वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अभी गैस मॉलिक्यूल्स को जगह कम है ना मूव होने के लिए, तो उनके कोलिजन बढ़ जाएंगे कि नहीं वॉल के साथ? हाँ, तो प्रेशर विल इंक्रीज. तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. ये है तुम्हारा पहला लॉ, बॉयल्स लॉ. तो रिमेंबर, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, और वर्ड्स के साथ बहुत केयरफुल रहना. फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस मतलब जब तुम पिस्टन को नीचे मूव कर रहे हो, जब तुम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो तुम गैस का मास बढ़ा या कम नहीं कर रहे हो, कांस्टेंट है. 1 किलोग्राम गैस लिया तो 1 ही किलोग्राम गैस है. यू आर नॉट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ गैस. सो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू proportional to the volume, of course volume occupied by the gas, provided the temperature is kept constant. So therefore you can write down P is inversely proportional to V, but T is constant. T क्या है? Constant. इसका मतलब ये भी होता है कि P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन V. होता है कि नहीं इसका मतलब ये? हाँ, हाँ कि ना? इसका मतलब ये भी होता है फिर PV इक्वल्स टू, इसका मतलब फिर ये भी होता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3 इक्वल्स टू Pn Vn. तो प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. पक्का? एग्जाम्पल बताता हूँ. पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, मैंने पिस्टन को नीचे शिफ्ट किया, वॉल्यूम कम हो गया, V2 हो गया, प्रेशर बढ़ गया, P2 हो गया. तो P1 V1 इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था, और P2 V2 जो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, वो सेम ही आएगा, सेम ही आता है. तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब ये सारे के सारे चीज़ें याद रखो, बहुत जल्दी तुमको थर्मोडायनामिक्स में लगने वाले हैं सब. देन नंबर 2, ये पहला गैस लॉ था. नंबर 2 इज चार्ल्स लॉ. वापस मैं तुमको इमेजिन करने को लगाऊंगा तभी याद रहेगा. पहले केस में क्या कांस्टेंट रखा? अभी प्रेशर कांस्टेंट रखो. रखा प्रेशर कांस्टेंट? पक्का? प्रेशर कांस्टेंट रखना. थोड़ा सा इमेजिन कर लेना. अब
मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें पिस्टन है, कंटेनर के अंदर गैस है, गैस को मैं हीट दे रहा हूँ, वो हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो वो हीट गया कहाँ पे, गैस मॉलिक्यूल ने ले लिया, उससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। और रिमेंबर रिमेंबर गैस ने वो हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब गैस का ट्रांसलेशनल एनर्जी बढ़ा। अब क्योंकि ट्रांसलेशनल एनर्जी बढ़ा तो गैस मॉलिक्यूल फास्ट मूव हो रहे हैं। अब वो फास्ट मूव हो रहा है तो वो मूव होते होते किसको कोलाइड कर रहे हैं, पिस्टन को, और पिस्टन तो मूवेबल है, तो पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि साइंस में हम लोग टेम्परेचर केल्विन में ही मेजर करते हैं, प्रोवाइडेड व्हाट इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर। क्या कांस्टेंट था, प्रेशर। क्या कांस्टेंट था, प्रेशर। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, for a given mass of gas, the volume occupied by gas, the volume occupied by gas is directly proportional to its absolute temperature, to its absolute temperature। absolute वर्ड भूलना नहीं, केल्विन स्केल में होता है वो। प्रोवाइडेड व्हाट इज केप्ट कांस्टेंट, pressure is kept constant, pressure is constant। So therefore you have V, volume proportional to T at constant P। So therefore volume is equal to some constant into T, therefore volume by T is constant, therefore V1 by T1 equals to V2 by T2, so on so forth, Vn by T। नोट्स में नहीं दिया इतना डिटेल मैंने, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगेगा, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ में P1 V1 इक्वल टू P2 V2, चार्ल्स लॉ में V1 बाई T1 इक्वल टू V1 V2 बाई T2। तीसरा लॉ है गिलोजैक्स लॉ। गिलोजैक्स लॉ, इसमें वापस से वही सेम कंटेनर इमेजिन करो। तुमने पहले केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, दूसरे केस में प्रेशर कांस्टेंट रखा था, बचा कौन, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना मतलब अभी पिस्टन मूवेबल नहीं है, मतलब देयर इज नो मूविंग पार्ट इन द कंटेनर। जैसे ये क्लासरूम है, हाँ, मुन्ना भाई में तो है नहीं, हम लोग दीवार तोड़ के बाजू वाला रूम अंदर ले लो, हाँ, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, इसका मतलब अभी यहाँ पे कम से कम बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं उसको हीट करता हूँ, क्या होगा, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, मतलब जो नंबर ऑफ कोलिजन्स पहले हो रहे थे विद द वॉल्स, अभी वो बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या डिसाइड करता है, प्रेशर। तो प्रेशर भी बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, pressure exerted by gas, exerted by gas is directly proportional to, is directly proportional to its absolute temperature, to its absolute temperature, provided what is kept constant, volume, provided volume is kept constant। Therefore P is proportional to T but at constant V, so therefore P equals to some constant into T, therefore P by T is equal to a constant, and therefore P1 by T1 equals to P2 by T2 equals to Pn by Tn। पक्का पक्का, गुड। तो अब जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर एक टेबल बना लेते हैं, सो दैट यू नाउ ऑनवर्ड यू नेवर फॉरगेट दिस थ्री लॉस, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, तो फिर यही भूल गए तो वो कैसे समझेगा।
फिर काम करेंगे लॉ, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद रिलेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड लास्टली गिलुजैक्स लॉ। तो कौन सा? गैस लॉ। गैस लॉ, व्हाट इज केप्ट कांस्टेंट विच, अच्छा बाय द वे यहाँ पे अभी तुम पैरामीटर्स को थर्मोमेट्रिक या थर्मोडायनामिक पैरामीटर बोल सकते हो। तो कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है वो। उसके बाद व्हाट इज द ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन या रिलेशन, एक्सप्रेशन। तो जो पहला लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, उसके बाद है चार्ल्स लॉ, उसके बाद है गिलुजैक्स लॉ, और एक और है एवोगाड्रो लॉ, वो देखेंगे बाद में, एवोगाड्रो बाद में देखेंगे ना, अभी गिलुजैक्स लॉ। गिलुजैक्स लॉ, तो मुझे बताओ यहाँ कौन कांस्टेंट था? टेम्परेचर। फिर बचा किसका रिलेशन? पी और बी। कैसा रिलेशन? इनवर्स। पक्का पक्का, गुड। देन चार्ल्स लॉ, हु इज कांस्टेंट? रिलेशन किसका किसका? वॉल्यूम और टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे कौन कांस्टेंट? तो P इज प्रोपोर्शनल टू T। तो अभी ये है, याद रखना। तो दिस इज बेसिक गैस लॉ। अभी एक है और एवोगाड्रोस लॉ, वो नॉर्मली बहुत जगह पे डिस्कस करता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एवोगाड्रोस लॉ के लिए अभी तुमको पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ अभी ठीक है, जस्ट गिव अ रैंडम एग्जांपल, थोड़ा इररिलेवेंट भी है। इससे पहले ना हमारा कहीं और क्लास था, इट वाज अ वेरी स्मॉल क्लासरूम, वी कुड हार्डली फिट 40 to 50 स्टूडेंट्स, ठीक, राइट। इमेजिन दैट इज 1 मोल ऑफ गैस। इमेजिन ना, मैं बोल नहीं रहा वो 1 मोल है, सिर्फ बता रहा हूँ। अब अगर मुझे 50 को 100 करना है, 2 मोल भरना है, उतना ही वॉल्यूम में हो सकता है क्या? मतलब वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल। कैसे? डायरेक्टली, बराबर। लेकिन जब तुम नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर रहे हो, मास कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं। अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल बढ़ाते जा रहा हूँ तो मास बढ़ेगा। तो जो हम कब से फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस बोल रहे थे, अभी वैसा नहीं बोल सकते हो। अभी आपको ये बोलना है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा, सिंपल सी बात है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना हमको क्लासरूम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। इज मोर और लेस अ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग। अब कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बोला, तो मुझे बताओ व्हाट इज 1 मोल ऑफ गैस? 0 point something something, 6 point something something, 6.023 into 10 to the 23. I want to know what have you understood by 1 mole of gas. I don't want to know कि 1 mole equal to 0.006 या फिर 6.0 something something 10 to something. 1 mole of gas is that quantity of gas which contains Avogadro number of particles. अब particles क्यों बोला? क्योंकि अगर मोनोटॉमिक गैस है तो एटम्स होंगे, और अगर मॉलिक्यूलर गैस है तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 mole of any substance is that quantity of substance which contains Avogadro number of particles. इसलिए तुम बोलते हो ना 1 mole equal to 6.023 into 10 raised to 23। तो याद रखना, number of moles, 1 mole is nothing but the quantity of gas which contains Avogadro number of particles। तो ठीक है, so it states that volume occupied by gas is directly proportional to the number of moles of gas, इसलिए यहाँ पे तुम फॉर अ गिवन मास लिख ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने जब बोल दिया फॉर अ गिवन मास कांस्टेंट तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे नहीं तो मास कहाँ से बढ़ेगा? तो दैट इज व्हाई यू हैव V proportional to N।
So so far what you have is P inversely proportional to V, equation 1, V proportional to T, equation 2. सही है कि नहीं? हाँ, P proportional to T, equation 3, V proportional to N, equation 4. जब इन चारों को कंबाइन कर दोगे तो बनता है आइडियल गैस इक्वेशन. क्या बनता है? आइडियल गैस इक्वेशन. तो फ्रॉम 1 2 3 4, from equation number 1 2 3 and 4, you have PV proportional to NT. होता तो कैसे? ध्यान ध्यान, लक्ष्य असू द्या. If I keep Boyle's law, what was constant? Temperature. और Boyle's law में मैंने ऐसा लिखा था कि for a given mass of gas, मास कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी, मतलब राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये V यहाँ पे, ये जो V है V यहाँ पे आ गया, तो रिलेशन क्या बन गया? इनवर्स. तो ये जो रिलेशन लिखा मैंने PV प्रोपोर्शनल टू NT, इट सेटिस्फाइज बॉयल्स लॉ. व्हाट वाज चार्ल्स लॉ? V प्रोपोर्शनल टू T लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर, और मैंने तब लिखा था कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मतलब N भी क्या है, तो V प्रोपोर्शनल टू T सेटिस्फाई हो गया. यस. देन थर्ड, गैलुजैक्स लॉ, क्या कांस्टेंट था और क्या कांस्टेंट था? बराबर, करेक्ट. तो P प्रोपोर्शनल टू T आ गया, सेटिस्फाई हो गया. एवोगैड्रो लॉ, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रख देता हूँ तो V इज प्रोपोर्शनल टू N, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया. यस. तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो चारों तुम्हारे गैस लॉ सेटिस्फाई करता है. अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूंगा तो क्या लिखेंगे? बस वो तुम्हारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो PV इक्वल्स टू nRT. सो दिस इज कॉल्ड एज, R इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसको बोलते हो आइडियल गैस इक्वेशन. क्या बोलते हो? आइडियल गैस इक्वेशन. PV इक्वल टू nRT. ओके, तो equation 5 is known as ideal gas equation. Is known as ideal gas equation. इसका और एक फॉर्म भी है, PV इक्वल टू NKT, NKBT, जिसमें KB को तुम बोलते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. वो जब जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा, फिलहाल इतना अभी के लिए सफिशिएंट है. गुड. तो दिस वाज ऑल अबाउट गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन. हमारा आज का अगला टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन. क्या है ना? थर्मल एक्सपांशन है ना अगला टॉपिक. थर्मल एक्सपांशन. तो आपको जैसे मैंने बताया, इस चैप्टर के नाम में ही था थर्मोमेट्री, वो खत्म हो गया. फिर कौन था? थर्मल एक्सपांशन. मतलब वी आर नाउ मेकिंग अ ट्रांजिशन टू पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, थर्मल एक्सपांशन. और टू बी वेरी ऑन द स्पॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपांशन. मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं. तो वी नो दैट solids, specifically metals, expand when heated and contract when cooled. So solids, we know that solids are specifically metals expand when heated and contract when cooled. अब एग्जैक्टली एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यों, मैं वो लिखूंगा नहीं, नोट्स में दिया है, लेकिन ये हुआ इसलिए. और इफ यू रिमेंबर, मैंने कल आपको वापस एक बार बताया था व्हाट इज, हाउ आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड इनसाइड अ सॉलिड. यू रिमेंबर इट वाज अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट. यस. डू यू रिमेंबर कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनका डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट तो है ही, मतलब बराबर दो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो सेम ही आने वाला है. ये तो है, ये तो ऐसा तो है ही. बट देयर इज वन मोर थिंग. ये जो
अगर ये मेटल हुआ तो मेटल के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 या 2 या 3, और उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो एटम क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन। और ये पॉजिटिव आयन क्या कर रहा होता है? वाइब्रेशन, बिकॉज इट इज हेवी, इट कैन नॉट गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो व्हाट डज इट डू? वाइब्रेशन। वेरी गुड, गुड। तो जो कल बताया था तो कनेक्शन था। अब नाउ इमेजिन इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर बाय गिविंग इट हीट। अगर मैं रॉड को हीट कर देता हूँ, लेट अस से इफ आई पुट अ बर्नर, if I put a burner here, so I am supplying heat, क्योंकि ये burner is a body at higher temperature and that rod is a body at lower temperature। और कल ही मैंने बताया था heat is that energy which flows from high temperature to, इसका मतलब ये burner से heat जाएगा substance के पास। अब क्योंकि heat is energy which can neither be created nor be destroyed, so where does that heat go? ये जो heat था, ये जो ऑलरेडी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स थे सॉलिड के, ये हीट उसको मिल गया। अब ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा हीट दैट पार्टिकल्स गेट, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड। मतलब पहले भी वाइब्रेट हो रहा था स्लोअर विथ लेस एम्पलीट्यूड, नाउ दे मूव फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। अब मोर एम्पलीट्यूड बोलोगे तो ज्यादा स्पेस लगेगा ना, हाँ, तो ज्यादा स्पेस लगेगा तो वो सॉलिड क्या होगा? एक्सपांड होगा। सो इट इज बिकॉज व्हेन यू हीट अ सॉलिड, the molecules or the atoms, मतलब particles जो पहले से ही vibrate हो रहे थे, which were already vibrating, now they vibrate with more amplitude, and for more amplitude you require more space। इसके लिए क्या होता है? expansion होता है। क्या होता है? expansion। now do I had something to demonstrate expansion, शायद होगा, I don't know, चलो जान लो गया, imagine कर लेना आप। imagine I am a magician, मेरे पास एक रॉड है, रॉड इज वन डायमेंशनल, सिर्फ लेंथ है ना इसके पास। अब मैं अगर इसको हीट करता हूँ तो इसका लेंथ बढ़ेगा। तो थर्मल एक्सपांशन 3 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इफ आई हैव अ ऑब्जेक्ट लाइक अ रॉड, तो उधर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपांशन, क्योंकि वहाँ लेंथ चेंज हुआ। ठीक, इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज 2 डायमेंशनल, जैसे कि एक एरिया है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे एरिया बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एरिया। क्या बढ़ेगा? एरिया। इसको बोलते हैं एरियल एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन। क्योंकि क्योंकि जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के 2 साइड्स है, तो जब मैं हीट करूँगा तो दोनों साइड्स बढ़ेगा ना, लेंथ भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा, बराबर। तो दोनों बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। तो व्हेन हीटेड, इफ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, उसको क्या बोलते हो? एरियल एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन। और तीसरा है वॉल्यूम एक्सपांशन। इमेजिन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि क्यूब या फिर एक स्फीयर विच इज अ 3D ऑब्जेक्ट। अगर मैंने हीट किया तो अगर वो क्यूब है तो क्यूब का लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो रिमेंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। हमको एक एक करके तीनों कवर करने हैं। देयर आर 3 टाइप्स of thermal expansion। नंबर 1 is linear expansion, जहाँ पे linear expansion में मतलब the length of a object increases due to changing temperature या फिर due to thermal energy। दूसरा है एरियल एक्सपांशन, जिसको तुम सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हो, जहाँ पे एरिया बढ़ता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तीसरा है कौन सा? वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, गुड। अभी नोट्स में या टेक्स्ट बुक में कैसा भी लिखा हो, मैं तुमको जिस तरीके से बताऊंगा तुम वैसा याद रखोगे तो तुमको याद रखना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही याद रहेगा वो। तो पहले टाइप का एक्सपांशन है लीनियर एक्सपांशन। डिफाइन, सबसे पहले डिफाइन करना व्हाट इज लीनियर एक्सपांशन। सिंपल, व्हेन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर ड्यू टू थर्मल एनर्जी, बिकॉज अल्टीमेटली जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मल एनर्जी ही तो चेंज कर रहे हो ना. रिमेंबर थर्मल एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, इट इज सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, थर्मल एनर्जी क्या बढ़ा रहा हूँ. तो यू कैन से व्हेन if the length of an object increases, if the length of an object या फिर of a body increases due to increase in temperature, मतलब due to thermal energy, due to thermal energy, then it is said to be linear expansion. करेक्ट. देन अभी एक काम करेंगे, इसके फॉर्मूला बनाने हैं. टोटल 4 जगह पे तुमको सेम प्रोसेस रिपीट करते रहना है. 4 जगह पे, 3 तो यही हो गए. कौन से थे? इनरल एक्सपांशन और एक आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर में, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो चारों जगह पे फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम बनता है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है. तो एक टॉपिक समझ लो, बाकी 3 गिफ्ट है. अपने आप ही आ जाएगा सब. देन लॉजिक तो पता होना चाहिए. जब तुम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा होगा, लाइक अ रॉड. तो रॉड है तो रॉड का कुछ इनिशियल लेंथ होगा, उसको कुछ नाम दे दो, जैसे एल बोल दो इनिशियल लेंथ, या L0 बोल दो अगर तुम इनिशियल टेम्परेचर अगर तुम 0 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो तो. कंसिडर अ रॉड, टेक सम रॉड विथ सम इनिशियल लेंथ L0. ये रॉड है, एट 0 डिग्री सेल्सियस का लेंथ था L0. अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ बढ़ गया. तो रिमेंबर ए लेंथ था L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये है LT एट T डिग्री सेल्सियस. गुड. तो कंसिडर अ रॉड, consider a metallic rod of length L0 at temperature T0, और ये T0 को हम नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. फिर बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस 0 क्यों नहीं लिखा डायरेक्टली, T0 क्यों लिखा. 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 0 नहीं होता ना. केल्विन में कितना होता है 273. करेक्ट. अभी तक मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना कौन सा स्केल यूज करना है हमको टेम्परेचर का, तो मैं जनरल इक्वेशन बनाने वाला हूँ, इसलिए T0 बोल दिया इसको. तो व्हाट इज लेंथ L0 एट व्हाट टेम्परेचर. अब जब मैं टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाऊंगा तो जो लेंथ है वो डेल्टा L से इंक्रीज हो जाएगा. पहले L0 था, अभी डेल्टा L से इंक्रीज होकर क्या हो गया LT. सो इफ द टेम्परेचर is increased by delta T, then the increase in length is delta L. पक्का श्योर. अब ये जो मैंने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, मैंने बोला सिर्फ डेल्टा T. इट कैन बी 2 डिग्री सेल्सियस, कैन बी 10 डिग्री सेल्सियस, कैन बी 20 डिग्री सेल्सियस. जनरल डेल्टा T 2 4 6 8 10 15 जो भी होगा वो सम इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ कितना बढ़ गया, डेल्टा है. ये जो चेंज इन लेंथ है, दिस चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. नंबर 1, it is directly proportional to initial length. What was the initial length? L0. It is directly proportional to दूसरा कौन, change in temperature. So it is seen that experimentally it is found that increase in length delta L is directly proportional to
is directly proportional to two things. कौन से दो things? Initial length. Number one, initial length L0, of course, at 0 degree Celsius. Number two, change in temperature, that is delta T. Change in temperature, delta T. So therefore, change in length is proportional to L0 or delta T. पक्का? थोड़ा सा नोटेशन शायद अलग हो, बुक्स में इसी को ऐसा लिखा जाता है। देखो तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे नोट्स में डेल्टा एल बाई एल है क्या? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। L0 लिखा कि L लिखा है उन्होंने? L। क्या लिखा है? हाँ ठीक है, मैंने L0 बोल दिया, डजंट मैटर रियली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको नोटेशन टेक्स्ट बुक का रखना है तो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ना है। व्हाट इज इन द नेम? हु सेड दैट? हाँ पता है, विलियम शेक्सपियर, और उसी के नाम नीचे उसका नाम लिखा था। एनीवेज, अभी देखो ये टेक्स्ट बुक में या नोट्स में बोलने का तरीका क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको? इट इज सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एल एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी हो गया, तो डेल्टा एल बाई एल क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब टेक्स्ट बुक में क्या लिखते हैं? इट इज सीन दैट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, ये फ्रैक्शनल चेंज है। अगर चैप्टर नंबर 1 याद होगा तो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को दो नाम थे, रिलेटिव चेंज या फिर फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं? रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखते हैं, इट इज सीन दैट द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। देखो लिखा है आपके नोट्स में, ठीक है? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, बराबर। आई विल स्टिल प्रिफर राइटिंग दिस वे, क्योंकि मैं टोटल 4 टॉपिक का जो राइटअप है वो एक में ही ख़त्म करूँगा। तो आई विल प्रिफर टू से इट इज सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, बराबर। गुड। तो अभी ऐसा है, डेल्टा एल जब तुम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट। यहाँ पे ना ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही अल्फा है, मतलब इसका सिंबल भी अल्फा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुमको, ये अल्फा में क्या फर्क है? ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। कौन है ये? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये जो अल्फा लिखा मैंने, दिस अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दिस अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी known as coefficient of linear expansion। क्या बोलते हैं इसको? coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion। पक्का पक्का। तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, सो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू बोथ एल एंड डेल्टा टी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो कांस्टेंट लिखा उसी का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो देयरफॉर ये जो डेल्टा एल है दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ को एल टी लिखा गया वहाँ पे, लिखा होगा ना कुछ। आई जस्ट वांट द नोटेशन टू बी सेम विथ योर नोट्स, एल टी। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, चलो बता देता हूँ। बट चेंज इन लेंथ is final length minus initial length. Therefore, ये जो डेल्टा L है ये है LT minus L equal to क्या? अल्फा L और डेल्टा T। डेल्टा T को T minus T0 लिखा होगा, देखा है? Where LT is length at temperature T, temperature T is higher temperature और temperature T0 is initial temperature। T0 is initial temperature और T is final temperature। तो what is LT? Length at final temperature T. What is L? Length at initial temperature T0. T0 मतलब initial temperature, T मतलब final temperature, L मतलब initial length, LT मतलब
फाइनल लेंथ मतलब हायर टेम्परेचर पे लेंथ, अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो अभी यहां से हमको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब अल्फा, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। अल्फा का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया? एल टी माइनस एल अपॉन एल टी माइनस टी जीरो, टी माइनस टी जीरो। पक्का पक्का 100% श्योर, गुड। अब अगर मैं ऐसा मान लू, लेट जो इनिशियल लेंथ था वो 1 मीटर था, कितना था? और जो t माइनस टी जीरो है मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है, अगर वो 1 डिग्री है, कितना है? 1 डिग्री। 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा, जैसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस था तो लेंथ L था, अभी 1 डिग्री हो गया तो लेंथ LT हो गया। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर लेंथ L था मतलब ये केस था, और अगर टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री से बढ़ा दिया मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी? 1, बराबर। मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, मैं इनिशियल लेंथ को कितना ले रहा हूँ? 1। और मैंने चेंज इन टेम्परेचर को कितना लिया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फॉर्मूला था अल्फा का, ये क्या बन गया? एल टी माइनस एल अपॉन 1 × 1। अब बोलोगे इधर 1 मीटर क्यों नहीं लिखा? मेरी मर्जी, नहीं लिखना मेरे को। क्यों? बिकॉज नाउ आई हैव टू डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। So if the denominator becomes 1, what is alpha equal to? LT minus L मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब डिफाइन कैसे करोगे समझ लो। पहली बात, रेशो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसा आए ना तो हम लोग उसको रीड कैसा करते हैं? पर यूनिट, पर यूनिट क्या बोलते हैं? पर यूनिट, बराबर। एक डिनोमिनेटर में एक पैरामीटर हो तो पर यूनिट, दो हो तो पर यूनिट, पर यूनिट। तो यहाँ पे दो है कि नहीं? है कि नहीं? दो है ना, वेरी गुड। तो अब ये अल्फा इक्वल टू क्या आया? चेंज इन लेंथ। तो रिमेंबर हाउ यू विल डिफाइन दिस, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ एल कितने डिग्री पे लिया था? पर यूनिट, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, या फिर हाउ मच इज चेंज इन टेम्परेचर? 1 डिग्री। जैसे बोल सकते हो पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो डिफाइन कैसे करोगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन? देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, coefficient of linear expansion is defined as what is that? Change in length is defined as change in length per unit। L क्या था? ओरिजिनल लेंथ था, तो पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ एट व्हाट टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ाया था तुमने? टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ाया? तो पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हो गया डेफिनेशन कैसा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल मतलब क्या होता है वो ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तुमको फिजिकल मतलब नहीं समझा तो डजंट रियली मेक सेंस। मतलब यही होता है कि अगर मेरे पास एक रॉड था जिसका लेंथ था 1 मीटर, बराबर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर मैं टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री कर देता हूँ तो लेंथ बढ़ेगा, बराबर। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री लाने में जितना भी लेंथ बढ़ा, जितना भी लेंथ, बस उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। प्रोवाइडेड 0 डिग्री पे लेंथ कितना होना चाहिए था? 1। एग्जाम्पल देता हूँ, 0 डिग्री पे लेंथ 1 मीटर था, 1 डिग्री पे लेंथ 1.001 है। कितना है? 1.001। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री आने में कितना लेंथ बढ़ा? 0.001। बस वही तो अल्फा है, वही तो अल्फा है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करो, 1 मीटर का रॉड लो, 0 डिग्री से स्टार्ट करो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दो, मतलब 0 से 1 कर दो,
और जितना भी लेंथ बढ़ा उसी चेंज इन लेंथ को क्या बोल लो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर मतलब इनिशियल टेम्परेचर क्या था, क्या था, जीरो। क्या था, जीरो। अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया है टोटल 3 टॉपिक में हमको देखना है, 3 टॉपिक, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, और एक चैप्टर अगला चैप्टर का रेजिस्टेंस का केस होगा। इन चारों में से सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन छोड़ के, वॉल्यूम एक्सपांशन छोड़ के इनिशियल टेम्परेचर तुम जीरो लो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद चेंज इन टेम्परेचर। सो वैल्यू ऑफ अल्फा डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली with increase in temperature, therefore in general जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, अल्फा क्या था अल्फा LT माइनस एल, ये जो लिख देंगे L2 माइनस L1। LT मतलब लेंथ एट हायर टेम्परेचर T, उसको क्या बोल दिया L2, और L क्या था, लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे L1 क्या है, लेंथ एट एनी लोअर टेम्परेचर T1, नॉट नेसेसरीली जीरो, नहीं भी हुआ तो भी चलता है। और नीचे क्या लिखा था तुमने, L मतलब L1 इनिशियल लेंथ, T माइनस T0 मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस हो गया डिफरेंट। तो जनरल है, पहले भी हमने ये लिखा था, L2 को LT लिखा था, लेंथ एट हायर टेम्परेचर T, L1 को L लिखा था, लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, L1 को L लिखा था, लेंथ एट 0, T माइनस T0 वेयर T was higher temperature and T0 was 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 is higher temperature, T1 is any lower temperature, not necessarily 0। लेकिन वो वॉल्यूम के लिए नहीं चलेगा, लेंथ के लिए चलेगा हाँ, एरिया के लिए चलेगा हाँ, रेजिस्टेंस के लिए चलेगा हाँ, वॉल्यूम के लिए चलेगा ना। तो वॉल्यूम के लिए जो रेफरेंस टेम्परेचर होता है, इनिशियल टेम्परेचर, वो हमेशा क्या लेना पड़ता है, 0। और क्योंकि ये अल्फा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि ये नया पैरामीटर है तो तुमको उसके ऐसा यूनिट और डायमेंशंस पता होने चाहिए, इजी है। देखो फॉर्मूला देखो, लेंथ में से लेंथ गया तो लेंथ ही रहेगा ना, ऐसे होता है ना, 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर माइनस किया तो 5 किलोमीटर होता है कि 5 किलोग्राम बन जाता है, हाँ। तो लेंथ माइनस लेंथ इज लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ, तो डिनोमिनेटर में बचा कौन, टेम्परेचर, तो बताओ ऐसा यूनिट 1 अपॉन केल्विन, 1 अपॉन केल्विन या फिर 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, दोनों में से। तो ऐसा यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। व्हाट विल बी डायमेंशन, टी तो टाइम के लिए है ना, k माइनस 1 या फिर थीटा माइनस 1, यहाँ पे k नहीं लिख सकते क्योंकि k इज रिजर्व फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसलिए थीटा रेज टू माइनस 1, थीटा रेज टू माइनस 1। पक्का, गुड। तो अगले 2 टॉपिक हम लोग कल देखेंगे।